हेलो दोस्तों, वाव स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बने रहे वाव स्टोरी के साथ। तो आज की कहानी का नाम है बूढ़े पिता का दर्द। सुकुमार अब रिटायर हो गया था क्योंकि वह 60 साल के ऊपर हो गया था। सुकुमार बैठा ही था कि टेलीफोन की घंटी से सुकुमार का ध्यान भंग हुआ। रिसीवर उठाकर उन्होंने कहा, हेलो बाबा, मैं सुब्रत बोल रहा हूँ। उधर से आवाज आई। हाँ बेटा, बोलो, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? रश्मि कैसी है? एक सांस में सुकुमार ने कई प्रश्न कर डाले। बाबा, हम सब ठीक हैं। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ही है बेटा। अब इस उम्र में तबीयत का क्या है, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। अब तो जिंदगी दवा के सहारे चल रही है। बेटा, बहुत दिन बाद आज मेरी याद आई है। बाबा, क्या करूं? इतनी व्यस्तता हो गई है कि समय ही नहीं मिल पाता। रोज ही सोचता हूँ फोन करूं, परंतु किसी न किसी काम में व्यस्तता हो जाती है। सच कह रहे हो बेटा। जैसे जैसे तुम्हारी पदोन्नति होगी, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और व्यस्तता भी। बाबा, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो ना बेटा, बुरा मानने की क्या बात है। मैं सोच रहा था, माँ के चले जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। हम लोग भी आपसे मिलने कभी कभार ही कोलकाता आ पाते हैं। अगर आप ठीक समझे तो कोलकाता का मकान बेचकर आप भी अमेरिका चले आएं। यहाँ गुड़िया और राज के साथ आपका समय भी कट जाएगा और हम लोग भी आपकी ओर से निश्चिंत हो सकेंगे। सुब्रत का प्रस्ताव सुकुमार को ठीक ही लगा। सोचने लगे, नौकरी से रिटायर हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं और कितने दिन चलूंगा। किसी दिन आंख बंद हो जाने पर सुब्रत मेरी अर्दी को कंधा भी देने नहीं आ पाएगा। लिहाजा सुकुमार ने अपनी सहमति दे दी। सुकुमार ने पेपर में विज्ञापन देकर मकान का सौदा कर लिया और निश्चित समय पर कोलकाता आकर सुब्रत ने पैसों का लेन देन कर लिया। पोस्ट ऑफिस से एमआईएस और बैंक में जो कुछ सुकुमार ने रखा था, उसका भी ड्राफ्ट सुब्रत ने अपने नाम से बनवा लिया। कोलकाता की संपत्ति बेचने के बाद वे लोग अमेरिका जाने के लिए तैयार थे। निश्चित समय पर वे लोग दमदम एयरपोर्ट पर पहुंच गए। सुब्रत ने कहा, बाबा, आप यहाँ सोफे पर बैठिए, मैं चेक इन करके आता हूँ, फिर आपको लेकर चलूंगा। सोफे पर सुकुमार बैठ गए। उनका मन अतीत में खो गया। जिंदगी के एक एक पन्ने खुलने लगे। जिस मकान को इतने शौक से बनवाया था, उसे बेचते समय मन कचोट रहा था। सर्विस में रहते हुए सुकुमार ने पत्नी चंद्रा से कहा था, तुम्हारी इच्छा हो तो कंपनी का क्वार्टर ले लेते हैं, आराम से रहेंगे। परंतु चंद्रा तैयार नहीं थी। कहने लगी, आज हम आराम से रह लेंगे, परंतु रिटायर होने पर फिर तो फुटपाथ पर आना पड़ेगा। बच्चे कहाँ रहेंगे? चाहे जैसे भी हो, एक छोटा मोटा मकान या फ्लैट कंपनी से ऋण लेकर ले लो। कम से कम बुढ़ापे में इधर उधर भटकना तो नहीं पड़ेगा। कितने शौक के साथ सुकुमार ने यह मकान बनवाया था। चंद्रा भी तो थोड़े ही दिन मकान में रह पाए। अचानक एक दिन रात को उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। सुकुमार ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में दाखिल करवाया था। उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी चंद्रा को बचाया नहीं जा सका और उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चंद्रा की मौत के बाद सुब्रत और रश्मि कोलकाता आए और कुछ ही दिनों बाद वे वापस चले गए। उनके जाने के बाद इस बार सुकुमार बिल्कुल अकेले हो गए थे। कहीं पर भी मन नहीं लगता था। इतने बड़े घर में अकेले रहना मानो घर काटने के लिए दौड़ता हो। खाना पकाने और झाड़ू पोछा आदि के लिए एक महिला को पार्ट टाइम रखा था, जो घर का सारा कामकाज करती थी। अचानक सुकुमार का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि काफी देर हो चुकी है। सुब्रत चेक इन करके अभी तक आया नहीं था। घड़ी पर नजर डाली तो लगभग 2 घंटे का समय निकल गया था। सुकुमार ने अमेरिका जाने वाली फ्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम, मेरा नाम सुकुमार बनर्जी है। मेरे बेटे का नाम सुब्रत बनर्जी है। हमें अमेरिका की फ्लाइट पकड़नी थी। वह चेक इन के लिए आया होगा। काउंटर पर कार्यरत महिला ने यात्रियों की लिस्ट देखकर बताया, जी हाँ, सुब्रत बनर्जी नाम के यात्री ने चेक इन किया था। अमेरिका की फ्लाइट निकले हुए 1 घंटे से अधिक हो गया है। परंतु मैडम, उसी फ्लाइट से तो मुझे भी अमेरिका जाना था। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे बिना लिए ही फ्लाइट चली गई? अंकल जी, जितने भी यात्री उस फ्लाइट में जाने वाले थे, सभी गए हैं। कोई यात्री छूटा नहीं है।
अन्यथा हमारी ओर से घोषणा जरूर की जाती है, महिला ने कहा। तो क्या मुझे बिना लिए ही सुब्रत अमेरिका चला गया? इसका मतलब तो ये हुआ कि उसने मेरा टिकट लिया ही नहीं था। ये कैसी जालसाजी है? सुकुमार के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। वे सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। सोचने लगे, सुब्रत क्या इतना निष्ठुर हो सकता है, जिसको पढ़ाने लिखाने में हमने अपने जीवन के सुनहरे दिन न्योछावर कर दिए। हर तरह की कटौती करके सुब्रत की पढ़ाई लिखाई में कोई भी कमी हमने नहीं आने दी। ले देकर सुब्रत हमारा इकलौता बेटा है। मैं और चंद्रा हमेशा ही उसकी सुख सुविधा का ख्याल रखते थे। आज जब मुझे उसके सहारे की जरूरत थी तो वह मुझे बेसहारा छोड़कर धोखा दे गया। इसी उधेड़बुन में सुब्रत के बचपन की याद ताजा हो गई और एक एक दृश्य उनके मानसपटल पर प्रतिबिंबित होने लगा। बचपन से ही सुब्रत काफी मेधावी था। अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आता। उसकी पढ़ाई से सुकुमार और चंद्रा संतुष्ट थे, इसलिए दोनों अपना पूरा ध्यान सुब्रत और उसकी पढ़ाई की ओर लगाते थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि सुब्रत पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने। सुब्रत परीक्षाओं में पोजीशन लाता गया और हायर सेकेंडरी में तो वह मेरिट लिस्ट में आया। सरकार की ओर से छात्रवृत्ति मिलने पर वह आगे की पढ़ाई करने के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जाना चाहता था। सुकुमार की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज सके। सुब्रत को बाहर भेजने के चक्कर में सुकुमार ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, किसके सामने हाथ नहीं पसारे। तब तो बस एक ही धुन सवार थी कि सुब्रत किसी तरह अमेरिका चला जाए। इसी बात को लेकर उनकी छोटे भाई संदीप से झकझक भी हो गई थी। उसने कोई भी सहायता करने से मना कर दिया था। कहने लगा, जब सामर्थ्य नहीं है तो क्यों विदेश भेज रहे हो? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती? यहाँ पढ़कर क्या बच्चे नौकरी नहीं करते? अरे, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। संदीप के आचरण से सुकुमार को काफी तकलीफ हुई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो भी हो, अब मदद के लिए भाई के दरवाजे पर कदम नहीं रखेंगे। तभी से दोनों भाइयों के बीच एक कटुता आ गई थी और आपसी संबंध ही एक तरह से टूट गया। सुकुमार सोचने लगे कि चाहे जैसे भी हो, सुब्रत को बाहर भेजना ही है। कुछ सरकारी छात्रवृत्ति, कुछ पीएफ से ऋण और कुछ अन्य स्रोतों से व्यवस्था करके आखिर में वे सुब्रत को विदेश भेजने में कामयाब हो गए। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भी सुब्रत का एकेडमिक करियर उज्जवल रहा, जिससे वहीं पर उसे जॉब भी मिल गई और वह अपना ध्यान वहीं लगाने लगा। सिक्योरिटी कर्मचारी की आवाज सुनकर सुकुमार का ध्यान टूटा। वह पूछने लगा, सर, आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ काफी समय से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा ये तो मैं भी नहीं जानता। मुझे बेटे के साथ अमेरिका जाना था, परंतु वह तो मुझे छोड़कर चला गया है। अब तकदीर मुझे जहाँ ले जाएगी वहीं जाना पड़ेगा। इतना कहकर सुकुमार खड़े हो गए और सोचने लगे, इस मुसीबत की घड़ी में किसके पास जाऊं? कौन मुझे सहारा देगा? उन्होंने दिमाग पर काफी जोर दिया, परंतु कुछ भी सूझ नहीं रहा था। चहलकदमी करते हुए वे एयरपोर्ट से बाहर निकल गए और बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ते गए। अचानक उनके जेहन में बचपन के दोस्त दीपंकर की याद आई। दोनों साथ साथ स्कूल व कॉलेज में पढ़े थे और उनका आपस में पारिवारिक संबंध भी था। वे सोचने लगे, क्या दीपंकर मेरी मदद करेगा? क्या उसने मुझे माफ कर दिया होगा? वैसे मैंने तो कोई अपराध नहीं किया था। सिर्फ सुब्रत के करियर की वजह से मैं दीपंकर की पत्नी मालिनी की बात नहीं मान सका। मालिनी चाहती थी कि उनकी बेटी देवयानी की शादी सुब्रत से हो जाए, ताकि वह अपनी आंखों के सामने बेटी का घर बसता देख ले। मालिनी को मालूम था कि उसे जो बीमारी लग गई है, अब वह ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। उसने शादी का प्रस्ताव मेरे सामने रखा था, परंतु उसी समय सुब्रत विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, इसलिए यह प्रस्ताव उसे स्वीकार नहीं था और हमने इतनी जल्दी में शादी करने से मना कर दिया था। फिर भी दीपंकर के अलावा उसे कोई नहीं सूझ रहा था। सोचा, चल कर देखने में हर्ज ही क्या है। हो सकता है अब तक उसने माफ कर दिया हो। उसके सामने रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा और अपनी मजबूरी बताऊंगा तो शायद उसका मन पिघल जाए। एक बार दीपंकर के घर चलता हूँ, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। ये सोचते हुए वे दीपंकर के घर की ओर चल दिए। थोड़ी ही देर पश्चात दीपंकर के घर वे पहुंच गए और दरवाजे पर लगी कॉल बेल का स्विच दबा दिया।
कॉल बेल की आवाज सुनकर दीपंकर की नौकरानी काजल ने दरवाजा खोला और पूछा, किससे मिलना है? दीपंकर है घर में। जी हाँ, बाबू तो है घर में। पर आप कौन हैं? उनसे कहो कि उनका दोस्त सुकुमार बनर्जी आया है। काजल ने जाकर दीपंकर से कहा, कोई सुकुमार बनर्जी नामक सज्जन आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने आपको अपना मित्र बताया है। सुकुमार बनर्जी का नाम सुनते ही दीपंकर ने कहा, उन्हें अंदर बुलाकर सोफे पर बैठाओ। जैसे ही दीपंकर ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया, सुकुमार के धैर्य का बांध टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगे। आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, जबान नहीं खुल रही थी। उनका मन अपने बचपन के साथी के सामने जी भर कर रो लेने को कह रहा था। दीपंकर ने पास जाकर सुकुमार के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, सुकुमार क्या बात है? इस तरह जार जार रोए जा रहे हो, यह क्या हालत बना रखी है? सुकुमार की घिघी बंध गई, जबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था तो सिर्फ आंसुओं का सैलाब। दीपंकर ने पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, लो पहले थोड़ा जल पियो, शांत हो। अब तुम मेरे पास हो, अपने जिगरी दोस्त के पास। सुकुमार ने पानी का गिलास लेकर एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। उन्हें लगा कि उनका तनमन शीतल हो रहा है, तनाव भी धीरे धीरे कम हो रहा है और उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोल उठे, यार मैं क्या बताऊं तुझे, इस उम्र में आकर मैं अपनों के द्वारा ही चला गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस प्रकार का दिन देखना पड़ेगा, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। मैं कुछ समझा नहीं, कुछ खोलकर भी बताओगे या इसी प्रकार सिर्फ पहेलियां ही बुझाते रहोगे? तुम्हारी हालत देखकर मेरे जेहन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे हैं। इसके बाद सुकुमार ने सारी घटना दीपंकर के सामने बयां कर दी। दीपंकर ने गहरी सांस लेते हुए सुकुमार की एक एक बात बड़े ध्यान से सुनी। अब सुकुमार के इस हालत में पहुंचने का कारण स्पष्ट हो चुका था। दीपंकर कहने लगे, ये कैसी विडंबना है, जिस पिता ने अपने बेटे को पढ़ाने और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, उसके साथ ऐसा सलूक। उसको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए अपनों से भी जिसने संबंध खराब कर लिए, उसे ऐसा करते हुए जरा सा भी संकोच नहीं हुआ। क्या माँ बाप इसी दिन के लिए अपने बच्चों को पालते पोसते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें धोखा मिले? आजकल के बच्चे कितने स्वार्थी हो गए हैं। माँ बाप अपने 4 बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाते हैं, परंतु 4-4 बच्चे एक माँ बाप की देखभाल नहीं कर सकते। जब उन्हें सहारे की जरूरत होती है तो बच्चे उनके साथ इस तरह का सुलूक करते हैं। दीपंकर का मन ग्लानि से भर गया। सोचने लगे, इससे अच्छी तो लड़कियां होती हैं जो पराए घर जाकर भी जीवन भर माँ बाप के सुख दुख को बांटने की कोशिश करती हैं। उन्हें अपनी बेटी देवयानी की याद आ गई। दूर रहते हुए भी बाबा का हालचाल पूछे बगैर सोती नहीं। फोन पर ही 1000 हिदायतें देती रहती है। बाबा, नाश्ता व भोजन समय पर कर लेना, दवा समय समय पर लेते रहना, सुबह शाम पार्क में टहलना जरूर, सेहत का ख्याल रखना, खाली समय का उपयोग पुस्तकें पढ़कर टीवी देखकर करना, आजकल क्रिकेट का मैच भी हो रहा है, उसे देखना, आदि आदि। सुकुमार कहने लगे, दीपंकर अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेहतर हो मुझे किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। क्या कह रहे हो सुकुमार? मेरे रहते तुम्हें वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं भी अकेला रहता हूँ। शादी के बाद देवयानी के पुणे चले जाने से मैं भी तो अकेला हो गया हूँ। मेरी मदद करने के लिए काजल है जो 24 घंटे मेरे सुख दुख का ख्याल रखती है। अच्छा है तुम आ गए हो, अब हम दोनों का समय आराम से कट जाएगा। पुरानी बातें हमें जीवन जीने की प्रेरणा देंगी। मुझे उम्मीद है तुम ना नहीं करोगे। सुकुमार का सिर कृतज्ञता से झुक गया था। उन्हें लगा कि आकाश के गहन अंधकार में आशा की एक किरण दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही और कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।